यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 के एक नए टॉपिक को। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसका नाम जो था वो था अपना फाइनेंशियल मार्केट। ये टॉपिक हम लोगों ने जो है वो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था हमारे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बेसिकली दो तरह की मार्केट है। एक था अपना कौन सा मनी मार्केट और एक है कौन सी कैपिटल मार्केट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने मनी मार्केट की सिग्निफिकेंस को पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने मनी मार्केट के फेलियर को पढ़ा, मनी मार्केट की अचीवमेंट्स को पढ़ा। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। लास्ट जो पेपर हुआ था अपना दिसंबर 2019 के अंदर, इसके अंदर दो क्वेश्चन जो है वो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर जो कंपोनेंट्स हैं मनी मार्केट के, वहां से आए थे। टी बिल से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो बहुत रेलिवेंट है हमारे लिए, हमको पढ़ के जाना है। तो बढ़िया तरीके से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे कंपोनेंट्स के टॉपिक को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चार तरह के कौन कौन से मेन कंपोनेंट है। वैसे जनरली 5-6 तरह के कंपोनेंट चलते हैं मनी मार्केट में, बट मेन 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो मनी मार्केट के अंदर डील होते हैं, या जिनके या मनी मार्केट के अंदर बेसिकली इन 4 कंपोनेंट में या ये इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिनको मिलाकर के आपकी क्या बनती है, मनी मार्केट बनती है। ओके, हाँ जी। अब वो कौन कौन से, तो उनकी चर्चा अपने को करनी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी अपकमिंग दिसंबर 2020 के लिए जो नेट का पेपर होना है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग देते हैं सारे के सारे वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर है उसी तरीके से, प्लस में आपको मिलता है सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, कोई पीडीएफ फॉर्म में नहीं, हार्ड कॉपी के अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। जो हम क्लासरूम के अंदर, जो हम क्लासेस के अंदर रेफर करते हैं, जो लेक्चर्स के अंदर आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, वही स्टडी मटेरियल सेम आपको जो है वो आपके होम एड्रेस के ऊपर आएगा, ठीक है। कलर्ड बुक्स है हमारी, जैसे अभी हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो ये हमारी बैंकिंग की बुक है, ठीक है। तो कलर्ड बुक हमने इसमें बना रखी, ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने इसके अंदर जो है वो डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्लस में वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्लस में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के MCQs, ठीक है, मॉक टेस्ट, वो हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी सर। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का। तो इसके अंदर हम लोग जो है आज के टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स? मनी मार्केट के। तो मनी मार्केट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के, वो बेसिकली हम 4 पढ़ेंगे। एक है आपका कॉल मनी मार्केट, एक है ट्रेजरी बिल, एक है कमर्शियल पेपर और एक है फाइनेंशियल गारंटी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके जो पर्सनल गारंटी वाले जो है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो गारंटी प्रोवाइड की जाती है उनके बारे में। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमारा आ रहा है वो है जी आपका कॉल मनी मार्केट। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कौन सा? कॉल मनी। कॉल मनी बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करता हूं, एक मेरी बात समझिएगा ध्यान से। एक ट्रांजेक्शन होती है, उसको बोलते हैं इंट्रा बैंक, बैंक से बैंक के अंदर की ट्रांजैक्शन। एक होते हैं इंटर बैंक, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। मान लीजिए एक बैंक है HDFC और एक बैंक है मान लो ICICI, इन दोनों के बीच की जो ट्रांजैक्शन हुई है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। तो दो बैंकों के बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बेसिकली की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉल मनी। तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन या इंटर बैंक लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कई बार, जैसे बैंक क्या करता है, बैंक को ना अपना लिक्विडिटी मेंटेन करना होता है और कई बार बैंकों के पास में पैसा नहीं होता, तो जब बैंक की किसी बैंक के पास में शॉर्टफॉल हो गया तो वो दूसरे बैंक से मांगते हैं पैसा। दूसरे बैंक से वो जो पैसा मांगेगा उस पैसे को बोलते हैं हम लोग कॉल मनी। क्या बोलते हैं? कॉल मनी। और कॉल मनी की जो मार्केट है उसको बोलते हैं कॉल मनी मार्केट, जो बेसिकली प्राइमरी मार्केट का ही जो है वो उसका मनी मार्केट का ही जो है वो क्या है? पार्ट है। तो कॉल मनी बेसिकली क्या होता है? जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होती है, बैंक टू बैंक की जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, एक बैंक दूसरे बैंक से मान लीजिए जब पैसा कोई उधार के तौर पे लेता है तो जिस रेट पे उसको मिलता है तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? कॉल मनी। पढ़ेंगे कॉल मनी के बारे में। कॉल मनी पहली बात तो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है ना, पढ़ते हैं। बोलते हैं कॉल मनी मार्केट डील विद द लोन ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन। ये बेसिकली उन लोन के साथ डील करता है जो कौन से होते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन के। इट मेनली deal with one day loan which may or may not be renewed to the next day. आगे it refer to the market for very short period. Call money market is that part of a national money market where day to day surplus, जहाँ पे day to day surplus funds are traded in mostly by bank. Call money market एक very short period के लिए मार्केट होती है जहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, डे टू डे जो सरप्लस फंड होता है उसको ट्रेड किया जाता है बैंकों के द्वारा। तो पहली बात तो ये मोस्टली बाय किसके द्वारा होता है? बैंकों के द्वारा। तो ये बेसिकली इंटर बैंक मार्केट का एक क्या है? फीचर है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई एक बैंक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए HDFC बैंक को जो है
उसके पास आज जो है 120 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, ठीक है, सरप्लस फंड पड़े हैं। तो ये चाहता है कि इसको मैं 2-3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए जो है मैं मेरे पास क्यों पड़ा रहा आइडियल, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंटरेस्ट की वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो वो इसको क्या करेगा कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए वो उसको क्या कर देगा, उधार के तौर पर दे देगा, उसकी लेंडिंग कर देगा। तो ये लेंडिंग बेसिकली जहां की जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉल मनी। और ये देगा किसको, HDFC वाला मान लो दे देगा ICICI वाले को, ठीक है। तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन हो गई है, बैंक से बैंक की ट्रांजैक्शन जो है, तो वो बेसिकली जिस रेट पे की जाती है उस रेट को बोलते हैं कॉल मनी रेट। क्या बोलते हैं, कॉल मनी रेट। हाईली वोलेटाइल होता है, हर घंटे जो है वो ये रेट जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। बोलता है द नेचर एंड द करेक्टर ऑफ द कॉल मनी मार्केट डिफरेंट नेशन वेरी फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग देशों के अंदर जो है वो कॉल मनी का फीचर अलग अलग है, बट वन कॉमन फीचर जो है कॉल मनी का वो क्या, इट डील्स इन द लोन। ये बेसिकली डील करता है किसके अंदर, लोन में, विच हैव ए वेरी शॉर्ट मैच्योरिटी, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, एंड हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब क्या, जब आप चाहिए कॉल रेट कॉल करके आप इसको इमीडिएटली जो है मैच्योर करवा सकते हो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर मान लो 1 दिन के लिए मनी को लेंड किया जाता है उसको बोलते हैं कॉल मनी। 1 से लेके और 14 दिनों के लिए, ठीक है, अगर पैसे को जो है इफ मनी लेंड फॉर मोर देन 1 डे, 1 दिन से ऊपर, बट लेस देन 15 से कम, ठीक है। तो 1 से ज्यादा और 15 से कम के लिए अगर मान लो पैसे को उधार दिया जाता है तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। क्या बोलते हैं, नोटिस। और अगर 15 दिन के लिए, 15 दिन से ज्यादा के लिए अगर पैसे को लेंडिंग किया जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्म मनी। मनी लेंड फॉर 15 डेज, अगर 15 दिन के लिए और मोर इन द इंटर बैंक मार्केट तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्म मनी। क्या बोलते हैं, टर्म। तो ये क्या बोलता है, अगर कोई मनी को आपने लेंड किया किसके लिए, 15 डेज के लिए और मोर इन द इंटर बैंक मार्केट। कौन सी मार्केट, इंटर बैंक। इंटर बैंक का मतलब क्या, जहां पे बैंक टू बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, अगर वहां पे आप पैसे को जो है 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा के लिए लेंडिंग करते हो तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टर्म मनी। तो बेसिकली 3 तरह का मनी हो गया। एक हो गया कौन सा जी, आपका कॉल मनी। कॉल मनी क्या, अगर 1 दिन के लिए पैसा उधार दिया, कॉल मनी। 1 दिन से ज्यादा लेकिन 15 दिन से कम के लिए, 1 दिन से ज्यादा 15 से कम के लिए अगर पैसा उधार दिया तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नोटिस मनी। और अगर 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा के लिए अगर आप पैसे की लेंडिंग करते हो तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टर्म मनी। ओके, हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। कॉल मनी मार्केट इन इंडिया, अगर इंडिया में बात करें तो बोलता है इंडिया के अंदर सेपरेटली कोई भी कॉल मनी मार्केट नहीं है। बेसिकली जो बैंक्स हैं वो भी मनी मार्केट के अंदर ही जो है वो क्या करते हैं, डील करते हैं। तो बोलता है नो सेपरेट कॉल मनी मार्केट इज ऑपरेटिंग इन इंडिया। कॉल लोन्स इन इंडिया आर ऑफर्ड बाय, जो कॉल लोन्स हैं वो दिया जाता है किसके द्वारा, बाय द ऑफर टू द बिल मार्केट और फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग इन द बुलियंस के लिए, बुलियन ट्रेडिंग या स्टॉक एक्सचेंज के लिए, या बिटवीन द बैंक्स, या फ्रीक्वेंटली टू द पर्सन ऑफ द हाई फाइनेंशियल स्टेटस इन मुंबई फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू सेव द इंटरेस्ट ऑन कैश कैट एंड ओवरड्राफ्ट। तो बेसिकली ये जो फैसिलिटी है ये ऑफर की जाती है इन लोगों के लिए। आगे फिर बोलता है इंटर बैंक यूज ऑफ द कॉल मनी इज क्वाइट पॉपुलर। सबसे मेन जो चलता है वो है कौन सा, इंटर बैंक, जहां पे बैंक टू बैंक की ट्रांजैक्शन होती है वो सबसे क्या है, पॉपुलर है। आगे बैंक बोरो करता है फ्रॉम अदर बैंक से टू मीट ए इमरजेंसी डिमांड फॉर फंड्स, लार्ज पेमेंट, ह्यूज रेमिटेंसेस एंड टू मेंटेन कैश और लिक्विडिटी विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन इंडिया मैच्योरिटी पीरियड जो होता है कॉल लोन्स का हैविंग वेरिंग फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 24 आवर, 24 घंटे से लेकर के फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 15 डेज। फोर्टनाइट का मतलब क्या हो गया, 15 डेज, ठीक है, फ्राइडे टू फ्राइडे जो चलता है बेसिकली। इट इज हाईली लिक्विड एसेट। ये कॉल मनी जो है वो बहुत ही लिक्विड एसेट होती है, ठीक है, इन द बैलेंस शीट ऑफ द कमर्शियल बैंक। द कॉल लोन्स आर अनसिक्योर्ड। जो कॉल मनी के अंदर जो लोन होते हैं बेसिकली जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है वो क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड है। कॉल मनी मार्केट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द सीजनल वेरिएशन। कॉल मनी मार्केट जो है वो सीजनल वेरिएशन से जो है वो क्या करती है, वेरी करती है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था अपने इंडिया के अंदर जो है वो बेसिकली 2 तरह के सीजन चलते हैं, ठीक है। एक तो होता है नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का और एक होता है मई से लेकर के अक्टूबर तक का, ठीक है। तो एक होता है स्लैक सीजन। तो स्लैक सीजन के अंदर जो है वो उसका जो डिमांड रहती है वो थोड़ी सी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे पार्टिसिपेंट्स के बारे में कि कॉल मनी मार्केट के अंदर बेसिकली जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो उसके अंदर बता दिया। एक होता है आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए हैं, या कोई फाइनेंस हाउस हो गया है, या सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, नाबार्ड हो गया, LIC, UTI, IDBI, कोई भी जो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन वाले लोग होते हैं ये सब जो है ये बेसिकली पार्टिसिपेंट है किसके, कॉल मनी मार्केट के। तो कॉल मनी मार्केट बेसिकली क्या हो गया, जो इंटर बैंक मार्केट आप बोल सकते हो।
मतलब बैंक टू बैंक जो ट्रांजैक्शन होती है, तो वो बेसिकली अगर एक बैंक को जो है वो शॉर्टेज है फंड्स की, और वो अपने शॉर्टेज को पूरा जो करेगा दूसरे बैंकों से पैसा लेकर के, तो उस पैसे को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉल मनी। और कॉल मनी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, और उसका जो रेट होता है हर बैंकों का क्या रहेगा, बेसिकली अलग अलग होता है, ठीक है, और हाईली वोलेटाइल होता है, ठीक है। ये है कॉल मनी, ये पहला इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो है जी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, वो है जी टी बिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम के लिए टी बिल। अब ये टी बिल का क्या सिनेरियो है, जब कभी भी गवर्नमेंट को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलते हैं कि आरबीआई तुम एक काम करो, पब्लिक में जाकर के टी बिल्स को क्या करो, इशू करो। आरबीआई क्या करेगा, टी बिल को इशू करेगा, लोग क्या करेंगे, उस टी बिल को सब्सक्राइब करेंगे, बोल दो टी बिल को परचेज करेंगे, और जब पब्लिक जो है टी बिल को परचेज करेगी तो पब्लिक पैसा देगी आरबीआई को और आरबीआई पैसा देगा गवर्नमेंट को। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की जो है वो क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो बोलती है किसको, आरबीआई को कि आरबीआई तुम एक काम करो, तुम जनरल पब्लिक को जो है वो क्या करो, वो टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स को जो है वो क्या करो, इशू करो। आरबीआई क्या करेगा, पब्लिक को देगा क्या, टी बिल देगा, और पब्लिक बदले में आरबीआई को क्या देगी, मनी, और ये मनी आरबीआई दे देगा किसको, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की जो नीड है शॉर्ट टर्म की वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। ओके हाँ जी सर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टी बिल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल बेसिकली क्या होते हैं, अगर मैं ट्रेजरी बिल की बात करता हूं तो ट्रेजरी बिल के बारे में हम बेसिकली ये बोलते हैं कि टी बिल शॉर्ट टर्म या मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बेसिकली इशू किया जाएगा बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो उस पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो बिल्स मार्केट के अंदर इशू किए जाते हैं मनी मार्केट में, डेट बिल्स आर नोन एज अ टी बिल, ट्रेजरी बिल। चलो पढ़ते हैं। बोलते टी बिल आर द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म बोरोविंग, दीज आर पॉपुलरली नोन एज अ टी बिल। ट्रेजरी बिल आर शॉर्ट टर्म फाइनेंस बिल विच इज इशूड बाय द, किसके द्वारा इशू किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ए ट्रेजरी बिल इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट है जिसके अंदर कौन प्रोमिस कर रहा है, इशूड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, प्रोमिस कर रही है टू पे ए स्पेसिफिक सम आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दीज बिल आर सोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये बिल गवर्नमेंट इशू नहीं करती, ये कौन करता है, सेंट्रल बैंक। बोले तो अपने इंडिया में आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म की नीड को फुलफिल करने के लिए जो बिल इशू किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टी बिल। आगे फीचर्स या क्वालिटी जो है टी बिल के वो क्या, सबसे पहले नंबर पे हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। टी बिल जो है वो क्या होते हैं, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ देयर लिक्विडिटी इज ग्रेटर देन द ट्रेड बिल। दूसरा, टी बिल जो है वो क्या होते हैं, रिस्क फ्री होते हैं। मतलब टी बिल जब गवर्नमेंट इशू करती है, जब आरबीआई इशू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके अगेंस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो है वो क्या रखी जाती है। तो टी बिल हाईली क्या होते हैं, सिक्योर्ड। आप यहां पे बोल सकते हैं टी बिल क्या है, सिक्योर्ड है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय ए, और सिक्योरिटी क्या रहेगी, सपोर्टेड बाय ए गारंटी फ्रॉम दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की बेसिकली इसके पीछे जो है वो क्या होती है, गारंटी होती है। इसलिए टी बिल के बारे में बोला जाता है कि टी बिल हाईली सिक्योर्ड है। नंबर 3, टी बिल आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक करता है, ऑफ द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये इसको क्या करता है, इशू करता है। आगे, सेंट्रल बैंक ऑलवेज रेडी टू बाय और डिस्काउंट देम। सेंट्रल बैंक हमेशा जो है वो इसको खरीदने में, उसको डिस्काउंट करने के लिए क्या रेडी रहता है। टी बिल आर नॉट बैक्ड बाय एनी ट्रेड ट्रांजेक्शन। टी बिल के लिए जैसे देखो जो कमर्शियल बिल होते हैं उसके लिए तो कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं, बीआरबीपी जिसको आप बोलते हो, तो बीआरबीपी अराइज होते हैं किसके लिए, कोई ना कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुई है, कोई गुड्स को या कोई सर्विस का सेल परचेज हुआ है। लेकिन टी बिल के लिए कमर्शियल ट्रांजैक्शन होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे, टी बिल इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा विद डिफरेंट मैच्योरिटी, जैसे 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। यहीं से पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन आया था, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। टी बिल आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मनी मार्केट ऑफ द कंट्री। इंपॉर्टेंट पार्ट है मनी मार्केट का। आगे, टी बिल क्वालिफाई टू इंक्लूड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बेसिकली अगर मान लो कोई बैंक, हर बैंकों को, जो भी कमर्शियल बैंक है ना, तो उनको एसएलआर मेंटेन करनी होती है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया। अब जो एसएलआर आपको मेंटेन करनी है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, एक होता है एसएलआर, एक होता है सीआरआर। सीआरआर तो क्या हो गया, हर बैंक को अपनी एनडीटीएल का, नेट टाइम एंड
टर्म डिपॉजिट का अपना एक रेशो, एनडीटीएल का बेसिकली जो लायबिलिटी है उसकी, उसका एक रेशो जो है वो आरबीआई के पास जो रखना पड़ता है उसको तो बोलते हैं सीआरआर, और जो अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है उसको बोलते हैं एसएलआर। तो अगर आपके पास टी बिल पड़े हैं, किसी बैंक के पास में अगर टी बिल पड़े हैं तो वो भी टी बिल जो है वो एसएलआर का पार्ट माना जाएगा। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास में मान लीजिए उसके पास कोई टी बिल पड़े हैं तो क्या टी बिल को एसएलआर में आप इंक्लूड करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। आगे, टी बिल प्रोवाइड एश्योर्ड यील्ड, टी बिल जो है आपको एश्योर्ड यील्ड प्रोवाइड करते हैं। एश्योर्ड यील्ड का मतलब क्या? एश्योर्ड इनकम आपको प्रोवाइड करते हैं। दीज बिल आर इशूड एट ए लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये बहुत ही कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर क्या किए जाते हैं? इशू। जनरली टी बिल जो है वो 25,000 के मल्टीपल के अंदर जो है वो क्या किए जाते हैं? इशू किए जाते हैं। मतलब एक टी बिल जो है वो कितने का रहेगा? 25,000 या उसके मल्टीपल का। मतलब आप 40,000 रुपए नहीं लगा सकते, या तो 25 या 50 या 75 या 1 लाख, 1,25, 1,50, 1,75, 2 लाख, 2,25, 2.5 लाख, 2,75, 3 लाख, इस तरीके से। मतलब 25,000 के मल्टीपल में आप पैसा लगाओगे। टी बिल जनरली जब आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो हमेशा इशू करता है डिस्काउंट पे, और मैच्योरिटी के ऊपर क्या मिलेगा आपको? पार वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपको जो है वो टी बिल इशू किया गया 23,000 का, तो मैच्योरिटी पे आपको अभी देने कितने? 23,000, और 1 साल के बाद मान लो 364 दिन का है, तो 364 दिन के बाद आपको जो है वो क्या मिल जाएगा? पूरे 25,000 मिल जाएंगे। तो 2,000 रुपये आपकी जो है वो क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं टी बिल जो है उसको किसके मल्टीपल में? 25,000 के मल्टीपल में जो है वो क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। ठीक है, और इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, और इसका जो रिडम्पशन होगा वो किसके ऊपर होगा? पार के ऊपर होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ टी बिल, टी बिल बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है कौन सा? एडहॉक। ठीक है, अब ये थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी टी बिल कौन सा और एडहॉक जो है वो कौन सा होता है। जनरली जो टी बिल इशू किए जाते हैं वो सारे के सारे होते हैं कौन से? आपके ऑर्डिनरी। ठीक है, जब गवर्नमेंट की कोई शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है पैसे की, उसको फुलफिल करना है, तो उसके लिए आरबीआई के द्वारा जो बिल इशू किए जाएंगे मनी मार्केट में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्डिनरी टी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी। एक होता है कौन सा? एडहॉक। एडहॉक बेसिकली क्या है? अगर मान लो आपके गवर्नमेंट का जो फंड्स है वो रिप्लेनिश हो गए, खत्म, मतलब गवर्नमेंट के फंड जो है वो स्लैक हो गया, मंदी पड़ेगी, कम हो गए, और उसको रिप्लेनिश करना, दोबारा से क्या करना है? भरना है। तो उसके लिए जब गवर्नमेंट इमरजेंसी में कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट करती है, ठीक है, उस टाइम पे जो टी बिल इशू किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एडहॉक। क्या बोलते हैं? एडहॉक। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग क्या? ऑर्डिनरी कौन सा होता है? जो नॉर्मल कोर्स में जनरली जो टी बिल इशू किए वो सारे ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है ना, पढ़ते हैं। बोलते हैं ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल आर आल्सो नोन एज रेगुलर, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रेगुलर ट्रेजरी बिल। दीज टी बिल आर इशूड टू द पब्लिक एंड टू आरबीआई बाय द गवर्नमेंट थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ऑक्शन और बिडिंग। इसको बेसिकली ऑक्शन से या बिडिंग के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। प्राइम एम जो होता है ऑफ इशू ऑफ द टी बिल, ऑर्डिनरी बिल, इज टू मीट द एडिशनल शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ना शॉर्ट टर्म की, उसको पूरा करने के लिए जो है वो ऑर्डिनरी बिल को इशू किया जाता है। आगे, अंडर दिस कैटेगरी, जो इस कैटेगरी के अंदर बेसिकली बता रखा है यहाँ पे 182 डेज का, 364 एंड द 14 डेज टी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके बारे में बता रखा है 182 दिन का, 364 का और 14 दिन का। हालांकि आपको यहाँ से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन कौन सा टी बिल अब चल रहे हैं तो वो मैंने ना नीचे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है। तो एक बार बस आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई ऑर्डिनरी कौन सा है। तो ऑर्डिनरी के बारे में आपको मैंने बता दिया। ऑर्डिनरी टी बिल को ही हम रेगुलर ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं। हाँ जी, बोलते हैं। इसको बेसिकली ऑक्शन या बिडिंग के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है? ऑफर किया जाता है। हाँ जी, और ये गवर्नमेंट इशू करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए। तो नॉर्मल, आप बस ये ध्यान रखना, नॉर्मल कोर्स में जो टी बिल इशू किया जाता है वो हमेशा रहेगा कौन सा? ऑर्डिनरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर। और एक होता है एडहॉक। अब ये ध्यान से पढ़ना, एडहॉक क्या? एडहॉक टी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब क्या? भरने के लिए। क्या करने के लिए? भरने के लिए देयर कैश बैलेंस। एंड इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन टेम्परेरी सरप्लस। तो शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, अर्जेंसी के लिए जब गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है तो उस टाइम गवर्नमेंट जो बिल इशू करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एडहॉक। क्या बोलेंगे? एडहॉक। ओके, हाँ जी। अब इसका ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने कुछ बता रखा है, एक बार इसकी हम चर्चा करते हैं। आपको इस चैप्टर नंबर 5 के लास्ट में मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया, एक बार आप देखिएगा। बोलते टी बिल आर द शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। टी बिल जो है वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है विच आर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टी बिल प्ले ए वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कैश मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो कैश को मैनेज करती है तो उसके अंदर टी बिल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। बीइंग रिस्क फ्री, क्योंकि रिस्क फ्री है, क्योंकि इनके बैकअप के तौर पर क्या होती है? सिक्योरिटीज इशू होती है।
देयर यील्ड, इनकी जो कमाई होती है एट वेरिड मैच्योरिटी सर्व एज शॉर्ट टर्म बेंचमार्क एंड हेल्प प्राइसिंग वेरिड फ्लोटिंग रेट प्रोडक्ट इन द मार्केट। बहुत सारे जो अलग अलग और कंपोनेंट्स हैं मनी मार्केट के या मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो यील्ड है, उनकी जो कमाई है वो टी बिल के बेस पर जो है वो क्या होती है, की जाती है। ठीक है, अब टी बिल के बारे में यहां पे कुछ बता रखा है कि ये देखो, ये मैंने पूरा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डाल दिया इसका। सबसे पहले ये देखो 91 डेज का टी बिल वीकली ऑक्शन वाला जो आया, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था बिफोर 1950 और ये मिड 1950 के अंदर क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, फिर 91 डेज का एड हॉक टी बिल आया, ये इंट्रोड्यूस हुआ मिड 1950 में और ये जो है वो 1997 के अंदर क्या हो गया, बंद हो गया। फिर 91 डेज का टी बिल ऑन टैप आया, ये एक स्कीम है बेसिकली, बस ये ध्यान रखना, टी बिल ऑन टैप आया मिड 1950 में और ये 97 के अंदर जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया। फिर 182 डेज का जो है वो वीकली ऑक्शन वाला टी बिल आया, ठीक है, नवंबर 1986 के अंदर और ये जो है वो अप्रैल 1992 के अंदर जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। फिर गवर्नमेंट ने 14 डेज टी बिल वीकली ऑक्शन वाला निकाला 1997 में और ये 2001 के अंदर जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया। आज की डेट में 3 तरह के टी बिल चल रहे हैं जो मैंने रेड पेन से जो है वो अलग से हमने लिखा हुआ है। ये 364 डेज का टी बिल ऑन द फोर्टनाइटली ऑक्शन वाला आया है, जो अल्टरनेट वेडनेसडे या फ्राइडे के ऊपर बेसिकली इसको इशू करते हैं। फोर्टनाइट का मतलब पहले तो समझो, फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, एक फ्राइडे को छोड़ के, मतलब 2 हफ्ते, बोले तो 15 दिन की बात करो आप, ठीक है, तो 0 से लेके 14 दिन, बोले तो 0 को भी इंक्लूड करूंगा तो कितना हो गया, 15 दिन। तो फोर्टनाइटली का मतलब क्या होता है, 15 डेज। ठीक है, तो 364 डेज बिल आया ऑन द फोर्टनाइटली ऑक्शन वाला, ठीक है, अप्रैल 1992 के अंदर आया। ये क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी और ये अभी भी जो है वो चल रहा है, ये कंटिन्यू है आगे। फिर 91 डेज का टी बिल आया वीकली ऑक्शन वाला, ये 1993 के अंदर आया, जो अभी भी चल रहा है। और फिर एक 182 डेज वाला टी बिल आया फोर्टनाइटली ऑक्शन वाला, तो इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया अप्रैल 2005 में और ये अभी भी चल रहा है। 3 बिल हैं जो अभी भी चल रहे हैं, एक है 364 डेज वाला, एक है 91 डेज वाला और एक है कौन सा, 182 डेज वाला। ओके, हाँ जी सर, तो ये 3 बिल जो है वो अभी भी चल रहे हैं। ये अभी करंटली प्रेजेंट जो है वो आपके अभी ये इशू किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनको इशू करती है, मतलब आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पैसे को क्या करने के लिए, रेज करने के लिए। थोड़ा सा रट्टा मार के जाना पड़ेगा। ये 3 आपके चल रहे हैं, एक कौन सा 364 डेज फोर्टनाइटली वाला, 91 डेज वीकली वाला और 182 डेज भी फोर्टनाइटली वाला। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बोलते हैं। एज विल बी सीन फ्रॉम द अबव टेबल, जो ऊपर टेबल दिया उसके अंदर पता चला कि एट प्रेजेंट आज की डेट में जो है वो क्या 91 डेज टी बिल को सोल्ड किया जाता है ऑन द वीकली और 182 डेज एंड वो 364 डेज टी बिल जो है उसका इशू किया जाता है ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। ठीक है जी, जो 91 दिन वाला जो टी बिल है जिसको वीकली बेसिस पे जो है वो इशू किया जाता है, ठीक है, उसका नोटिफाइड अमाउंट कितना है, 500 करोड़ बोलता है। दी ऑक्शन जो लगती है ऑफ 91 डेज टी बिल आर कंडक्टेड एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को जो है वो इसकी क्या होती है, ऑक्शन लगती है। विद द नोटिफाइड अमाउंट जो होती है इसकी वो क्या होती है, 500 करोड़। एंड 182 डेज वाले जो टी बिल होता है और जो 364 दिन वाला टी बिल है, इनकी जो ऑक्शन होती है वो हर अल्टरनेटिव वेडनेसडे को जो है वो लगती है, मतलब एक वेडनेसडे को बीच में छोड़ के उससे अगले वेडनेसडे को जो है इनकी ऑक्शन लगती है। और इनका जो नोटिफाइड अमाउंट होता है वो कितना होता है, 182 डेज वाले का तो 500 करोड़ और 364 डेज वाले का कितना, 1000 करोड़। थोड़ा सा रट के जाना पड़ेगा। 91 डेज का जो टी बिल है जिसका मैच्योरिटी 91 डेज है, मतलब गवर्नमेंट आज इशू करेगी तो 91 डेज के अंदर आपको पैसा जो है वो क्या कर देगी, वापस कर देगी। तो 91 डेज वाला जो टी बिल है उसको, उसकी जो ऑक्शन होती है वो कंडक्ट की जाती है हर वेडनेसडे को और वो कितने का होता है, 500 करोड़ का होता है। 182 डेज वाला जो है उसके हर अल्टरनेट वेडनेसडे को जो है इसकी ऑक्शन होती है और वो 500 करोड़ का है। और जो आपका 364 डेज वाला जो टी बिल है उसकी ऑक्शन भी अल्टरनेट वेडनेसडे को होती है और वो कितना है, 1000 करोड़ वाला है। ओके, हाँ जी, आगे द इन्वेस्टर ऑन द टी बिल के अंदर जो जनरली पैसा लगाने वाले जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं बैंक्स हो गया, प्राइमरी डीलर्स हो गए हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई है, प्रोविडेंट फंड हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड द नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये बेसिकली लोग होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ये टी बिल जो वो बैकअप के तौर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसके अंदर, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इसके बाद थोड़ा बता रखा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी विच इज क्रिएटेड एंड इशूड, जिसको क्रिएट और इशू किया जाएगा किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग ए पब्लिक लोन। जब गवर्नमेंट को जो है वो आम जनता से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटी बेसिकली इशू की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
for any other purpose as may be notified by the government in the official gazette and having one of the forms mentioned in the Public Debt Act 1944। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अगर पेपर में आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आम जनता को गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटी इशू की जाती है, डेट सिक्योरिटीज आर नोन एज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, तो कौन कौन से टीबीएल अभी चल रहे हैं वो थोड़ा सा देख लेना, उसका रट्टा मारना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कौन कौन से अभी चल रहे हैं और वो कब कब आए थे वो, तो पूरा क्रोनोलॉजी आपको मैंने बता दिया, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है जी अगला, वो है जी हमारा कमर्शियल पेपर, सीपी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीपी। सीपी की अगर मैं बात करता हूं तो सीपी जो है वो बेसिकली इशू किया जाता है किसके द्वारा मालूम? सीपी इशू किया जाता है बड़ी बड़ी हाईली रेपुटेटेड कंपनीज के द्वारा। सबसे मेन बात है सीपी होता है अनसिक्योर्ड। जो कमर्शियल पेपर है ये क्या होते हैं आपके, अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, तो सीपी हाईली रेपुटेड कंपनी जो है सिर्फ उसी को ही अलाउड है कि वही जो है उसको इशू कर सकती है, कोई भी एरी गैरी कंपनी जो है वो सीपी इशू नहीं कर सकती है। पढ़ते हैं, कमर्शियल पेपर इज क्वाइट एन इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट है इन द मनी मार्केट। सीपी आर द इशू बाय द लीडिंग, किसके द्वारा इशू किया जाता है, लीडिंग नेशनली रेप्यूटेड क्रेडिट वर्दी एंड हाईली रेटेड कंपनी, इनके द्वारा बेसिकली कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है। दीज आर द शॉर्ट टर्म यूजर्स प्रोमिसरी नोट विद फिक्स्ड मैच्योरिटी। और सीपी का जो मैच्योरिटी होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड इन नेचर, सीपी जो है वो अनसिक्योर्ड होता है नेचर में। दीज आर इशूड इन ए बियरर फॉर्म, ये बेसिकली बियरर फॉर्म के अंदर इशू किए जाते हैं। बोलते हैं इनको आप ट्रांसफर विदाउट रजिस्टर्ड डीड के भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में अगर मैंने आपको देने तो मैं वो सीपी आपको हैंड ओवर करूंगा, वो सीपी आपके नाम पे हो जाएगा ऑन ए डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू बेसिस। आगे फीचर बता के सबसे पहला सीपी जो है वो क्या होता है, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। जैसे टी बिल जो था वो सिक्योर्ड था, बट सीपी जो है वो क्या है, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है ऑफ द मनी मार्केट का। दीज आर सपोर्टेड ओनली बाय द जनरल क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इशूइंग कंपनी। इसके सपोर्ट में सिर्फ क्रेडिट वर्दीनेस होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। बस ये है कि भाई एक कोई कंपनी जिसने इसको इशू किया वो हाईली रेपुटेटेड कंपनी है। दूसरा, सीपी जो है वो नेगोशिएबल होते हैं बाय एंडोर्समेंट के द्वारा, मतलब सीपी को जो है वो आप एंडोर्स करके जो है वो आप नेगोशिएट ट्रांसफर कर सकते हो। आगे, सीपी आर ट्रीटेड एज हाईली सेफ एंड लिक्विड इंस्ट्रूमेंट, हाईली सेफ और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आगे, सीपी पोजेस द हाईएस्ट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हाईएस्ट क्वालिटी के ये वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सीपी हैव ए बायबैक फैसिलिटी, सीपी के अंदर आपको बायबैक फैसिलिटी मिलेगा। इफ रिक्वायर्ड द डीलर और द इशूअर कैन बाय बैक द कमर्शियल पेपर, अगर जरूरत हो तो डीलर या फिर जो बेसिकली इशूअर्स जो होता है, जो सीपी को इशू करता है जो कंपनी, वो उसको वापस भी ले लेते हैं। कमर्शियल पेपर कैन बी इशू बाय द बॉडी कॉर्पोरेट, इसको कौन इशू करता है, बॉडी कॉर्पोरेट इशू करती है, बोलते बड़ी बड़ी कंपनी इशू करती है, चाहे वो फाइनेंशियल नेचर की है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। सीपी को इशू किया जाता है किसके ऊपर, डिस्काउंट पे एंड लार्ज डिनोमिनेशन के अंदर होता है। आगे, कमर्शियल पेपर में भी इशू बाय थ्रू द, किसके थ्रू इशू करते हैं, कमर्शियल बैंक के थ्रू भी इशू कर सकते हैं, मर्चेंट बैंक के थ्रू भी इशू कर सकते हैं, ब्रोकर, ओपन मार्केट और थ्रू डायरेक्ट प्लेसमेंट और थ्रू द लेंडर और इन्वेस्टर, इनके थ्रू जो है वो कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू करती है। इनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 12 महीने का होता है। आगे, कंपनी यूजेस कमर्शियल पेपर टू फाइनेंस द करंट ट्रांजेक्शन, जनरली कंपनी जो है वो कमर्शियल पेपर को इशू करती है क्या करने के लिए, करंट ट्रांजेक्शन को फाइनेंस करने के लिए। द इशूइंग कंपनी बियर ऑल द एक्सपेंस, जो कंपनी सीपी को इशू करती है वही सारा खर्चा जो है वो क्या करती है, बियर करती है, कनेक्शन विद द इशू ऑफ द कमर्शियल पेपर। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीपी। तो मेन बात बस ये समझना, अगर मान लो कोई हाईली रेपुटेड कंपनी अगर वो मनी मार्केट से पैसा रेज करना चाहती है तो वो कंपनी बेसिकली इशू करती है क्या, सीपी। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, ठीक है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेती हैं तो उनको इशू करती है शेयर्स को, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट में अगर वो जाती हैं तो फिर वो इशू जो है वो क्या करती हैं, सीपी को बोलते हैं कमर्शियल पेपर्स को इशू करती है। इसके बारे में थोड़ी गाइडलाइंस है, वो क्या, सबसे पहला बोलते हैं इशूइंग कंपनी उसकी टेंजिबल नेटवर्थ होनी चाहिए कम से कम कितने की, 4 करोड़ की, उस कंपनी की टेंजिबल नेटवर्थ 4 करोड़ की होनी चाहिए। इशूइंग कंपनी मस्ट हैव ए फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल, कम से कम 4 करोड़ की वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। कमर्शियल पेपर को इशू किया जाएगा बाय द कंपनी के द्वारा टू द एक्सटेंड 75% ऑफ द वर्किंग कैपिटल लिमिट, जितनी आपकी वर्किंग कैपिटल की लिमिट है उसका 75% तक आप सीपी जो इशू कर सकते हो। जैसे अगर आपकी वर्किंग कैपिटल की लिमिट है 10 करोड़ की तो आप 7.5 7.5 करोड़ तक के कमर्शियल पेपर जो है वो मनी मार्केट में इशू कर सकते हैं। आगे, मिनिमम डिनोमिनेशन जो होती है वो 5 लाख, जैसे जो आपके टी बिल थे वो 25,000 के डिनोमिनेशन के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीपी होते हैं उनका जो डिनोमिनेशन होता है वो कितना होता है, 5 लाख। एंड द मिनिमम साइज जो होता है इशू का एक इन्वेस्टर को वो कम से कम 25 लाख के सीपी जो है उसको परचेज करने होते हैं।
इशूइंग कंपनी, जो कंपनी सीपी को इशू करती है उसकी कम से कम जो क्रेडिट रेटिंग है उसको पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो है वो क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है। तो उनकी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए क्राइसिल से P2 और आइक्रा से। ये क्राइसिल और आइक्रा दोनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, तो इनसे आप रेटिंग करवाओगे। और ये जब आपकी कमर्शियल पेपर की रेटिंग करेंगे तो कम से कम क्राइसिल से आपको P2 रेटिंग मिलनी चाहिए और आइक्रा से कम A2 रेटिंग मिलनी चाहिए। आगे, टू मेक एन इशू द कमर्शियल पेपर नो प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई इज नीडेड। आरबीआई से कोई परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो नीड टू गेट द इशू अंडर राइटन और को एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। अंडरराइटर करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कमर्शियल पेपर शेल बी प्रेजेंटेड बाय टू होल्डर टू द इशूइंग कंपनी और मैच्योरिटी फॉर पेमेंट। सिंपल सा। अब कुछ चेंजेस किए हैं आरबीआई ने जब हम कमर्शियल पेपर को इशू करते हैं, वो क्या क्या? सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वही है जो आपको मैंने बता दिया। क्या? कंपनी की नेटवर्थ 4 करोड़, वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है उसके 75% इशू कर सकते हैं। इट मस्ट हैव ए स्टैंडर्ड एसेट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब ये है आप बेडेड नहीं होने चाहिए, या फिर आपकी जो एसेट्स है वो कभी भी एनपीए नहीं होने चाहिए। और क्राइसिल से आपको मिनिमम जो है P2 जो है क्रेडिट रेटिंग मिलनी चाहिए। मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम कितना? 12 महीने का। आगे, डिनोमिनेशन किसके? 5 लाख के होते हैं। 5 लाख के मल्टीपल के अंदर आपको मिलेंगे। अच्छा जी, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट जो है वो क्या होता है? ए शेड्यूल बैंक कैन ओनली परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ द इशूइंग एंड द पेइंग एजेंट। मतलब बीच में कोई भी कंपनी जब कमर्शियल पेपर को इशू करती है तो बीच में किसको लेके आती है? किसी भी एक शेड्यूल बैंक को लेके आती है। आगे, इसमें सीपी में पैसा लगाने वाले जो इन्वेस्टर है वो कौन होते हैं? इंडिविजुअल, बैंक्स, कॉर्पोरेट्स हो गए बड़े बड़े, या अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हो गए, एनआरआई हो गए, ये सब लोग जो है इसके अंदर क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं। मोड ऑफ इशुएंस क्या होता है? जनरली सीपी कैन बी इशू बाय द कॉर्पोरेट एज ए प्रोमिसरी नोट और द डीमैट फॉर्म के अंदर जनरली इसको इशू किया जाता है। लेकिन जनरली आजकल सारी कंपनी डीमैट फॉर्म में ही इसको जो है वो क्या करती हैं? इशू करती है। मतलब अब फिजिकल फॉर्म क्या कर दिया? इसका खत्म कर दिया। तो बोलता है बट इशूअर एंड द सब्सक्राइबर आर मोटिवेटेड टू प्रेफर द एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन द डीमैट फॉर्म। आगे, स्टैंड बाय फैसिलिटी, देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड द स्टैंड बाय फैसिलिटी। ऐसा फैसिलिटी बैंकों के द्वारा सीपी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कमर्शियल पेपर के जो टाइप बता रखे हैं ये इसके कमर्शियल पेपर के क्या होते हैं? टाइप होते हैं, जिनको हम लोग जो है वो लीगल एस्पेक्ट के अंदर हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो ये प्रोमिसरी नोट की चर्चा कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया। प्रोमिसरी नोट के बारे में चेक की चर्चा कर रहे हैं, हम भी ये भी पढ़ चुके हैं। बैंक ड्राफ्ट ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद फोर्थ जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो है जी क्या? कमर्शियल बिल मार्केट। इसके अंदर कमर्शियल बिल मार्केट बेसिकली वही बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग पढ़ चुके हैं, BRBP जो हमने लीगल एस्पेक्ट में पढ़ा, तो ये भी हम लोग जो है वो लीगल एस्पेक्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये होता है आपका कमर्शियल बिल मार्केट, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है? एक इशूअर होगा, एक पर्सन होगा, ठीक है, सेलर, उसने कोई सामान क्या किया? बायर को बेचा उधार में, ठीक है, और उसने एक बिल जो है वो क्या कर दिया? इशू कर दिया, जिसके ऊपर बायर ने जो है वो क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। उसको जनरली बोलते हैं आप लोग क्या? कमर्शियल बिल। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल। कि कमर्शियल पर्पस के अंदर वो बेसिकली बिल जो है वो क्या हुआ है? अराइज हो रहा है। तो कमर्शियल बिल जो है वो भी एक्चुअल के अंदर पार्ट है किसका? आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट का। हालांकि हम पढ़ चुके हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सारा का सारा लीगल एस्पेक्ट में, बट एक बार के लिए थोड़ा सा आपको रीडिंग करवा दूं। बोलते हैं कमर्शियल बैंक प्रोवाइड द फंड्स टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थ्रू द कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट परचेजिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ द कमर्शियल बिल। बिल फाइनेंस इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द फाइनेंस ग्रांटेड बाय द बैंक इन अदर कंट्री। टेक्निक ऑफ द बिल फाइनेंस इज प्रोवाइडेड greater flexibility to the money market, balance liquidity within the banking system and make the policy of the RBI more effectively। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है? ये एक जो है वो क्या है? ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है और ये डेट की तरह काम करता है, ठीक है। द क्रेडिटर प्रिपेयर करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। क्रेडिटर मतलब जिसने पैसा लेना होता है प्रिपेयर करेगा और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द किसके द्वारा? डेटर के द्वारा। जब डेटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, जिसको बाद में जाके जो पर्सन जो सेलर है वो उसको डिस्काउंट भी करवा सकता है। हालांकि ये सारा जो है वो लीगल एस्पेक्ट में करवा दिया, तो वहां पे आप उसको रेफर कर लीजिएगा। इधर से उसको दोबारा से पढ़ने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके हाँ जी, तो मेन हमने जो पढ़ने थे वो आपको मैंने पढ़ा दिया। इसके अंदर एक था अपना टी बिल्स और एक था अपना क्या? सीपी कमर्शियल पेपर। तो ये हमारे थोड़े मनी मार्केट के मेन इंस्ट्रूमेंट थे जो हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा एक और होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, सीडी बोलते हैं हम उसको, बोले तो
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान से सुनना, अगर बैंकों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो बैंक बेसिकली जो है वो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट को जो है वो क्या करते हैं, इशू करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है तो कमर्शियल बैंक के द्वारा जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीडी, बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, तो ये एक पांचों इंस्ट्रूमेंट आपको मैंने बता दिया, सीडी, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक इशू करेगा। कब करेगा, जब उसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो कमर्शियल बैंक के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है मनी मार्केट में उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीडी। शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी इशू करती है क्या, सीपी। शॉर्ट टर्म के लिए अगर गवर्नमेंट को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट जो इशू करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टी बिल। बट वो इशू कौन करता है, आरबीआई करता है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ओके, हाँ जी, दीज ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट। तो ये मनी मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ये अपना खत्म हुआ, जल्दी से उसको कीजिए और नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे हमारा कैपिटल मार्केट के कॉन्सेप्ट को। ओके, हाँ जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि जैसे ही मान लो कल या परसों जब हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आपकी तैयारी हो जाए और भी शानदार। ओके, हाँ जी सर, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।